गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम हमारे कक्षा 9 में हिंदी में पाठ 14 हमारे चल रहा था केदारनाथ अग्रवाल जी का। उन्हीं की जो कविता है चंद्र गहना से लौटते बेर, यानी जब वो चंद्र गहना से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में जो प्राकृतिक दृश्य उन्होंने देखे उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने इसमें किया है। उन्होंने प्रकृति की हर चीज को इसमें बड़े सजीव ढंग से किया है, हमारे सामने प्रस्तुत, और उसको नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है कि जैसे सरसों के खेत हैं वो किस तरह के हैं, या फिर प्रकृति की हर चीज पर उन्होंने दूर से बैठकर जो लोचन किया या उन्होंने देखा अवलोकन किया, उस चीज को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है। क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं प्राकृतिक प्रेमी थे, प्रकृति के प्रेमी थे, तो उन्होंने प्रकृति की हर वस्तु को बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। तो उन्हीं की जो कविता है कि और सरसों, क्योंकि पहला अंतरा हम पढ़ चुके थे, तो और सरसों की न पूछो, यानी जब हमने अलसी की पूछ ली और उसके बाद हमने जो चने का छोटा सा पौधा है उसके बारे में देखा कि कैसे उस पर फूल खिला था, तो अब वो बता रहे कि सरसों की बारे में जब उन्होंने चने के बारे में बता दिया, उसके पश्चात उन्होंने हमें बताया कि और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। देखिए कि अब आप देखिए, जब हमने चना और अलसी के बारे में देख लिया तो अब सरसों की भी देखिए कि और न पूछो तुम सरसों की, अब तुम सरसों की मत पूछो, हो गई है सबसे सयानी। यानी कवि इसमें वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो खेत में उगी हुई सरसों है अब उसकी बारी आई है ना, वो भी काफी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, यानी वो भी काफी बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, यानी जो सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, जिस प्रकार एक जो नायिका है या लड़की है जो अपने हाथों को पीला करके शायद ब्याह के लिए विवाह के लिए मंडप पे आती है, उसी प्रकार यानी इसमें कहा गया है कि सरसों भी क्या है अब खेतों में, इसमें कवि कह रहे हैं कि सरसों भी खेतों में बड़ी हो गई है और उस पर जो क्या है पीले पीले फूल खिलाए हैं, क्योंकि अब वो सयानी हो गई है तो उस पर पीले पीले फूल आ गए हैं। और सरसों पर है ना युवती का आरोप लगाते हुए, यानी युवती उसको बताते हुए कहते हैं कवि कि सरसों अब समझदार युवती हो गई है, सयानी युवती हो गई है, अब उसके विवाह के लिए हाथ पीले कर लिए हैं। क्या कर लिया है, अब सरसों ने विवाह के लिए अपने हाथ पीले कर लिए हैं और अब वो विवाह मंडप पर आ गई है, अब वो विवाह मंडप पर आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे ऐसा लग रहा है कि फागुन का जो मौसम है या उसका जो मास है वो मानो आ गया है, गाता हुआ संगीत में रंग में गाता हुआ फागुन का मास आ गया है। इसमें कवि कुछ जो हो आश्चर्य मतलब आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं कि जो फागुन का मास है वो बिल्कुल गाता हुआ आ गया है, आ गया है आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, यानी इस प्रकार फागुन का मास आ गया है कि जिस प्रकार किसी नायिका का स्वयंवर होता है ना, तो उसी प्रकार से फागुन का मास गाते हुए और झूमते हुए आ गया है, खेत में जैसे कोई स्वयंवर हो रहा हो। प्रकृति का फागुन प्रकृति का अनुराग अचल हिला रहा है इस विजन में, यानी जो प्राकृतिक दृश्य है वो प्रकृति का जो विजन है, यानी जो खेत में बड़ी सरसों है जैसे वहां स्वयंवर हो रहा है और सरसों का खेत है वो पीली आभा से पूरा रचा हुआ है, यानी कहें कि प्रकृति का जो प्रेम है पूरी जो पृथ्वी है सरसों की जो खेत है उस सरसों में भरा हुआ है और आंचल हिला रहा है पीली सरसों का, यानी आंचल हिला रहा है पीली सरसों का
जो लहरा रहा है, यानी जैसे ही फागुन का मास आता है, फागुन के मास में हवाएं तेज चलती है, तो उस फागुन के मास में जो हवाएं चल रही है, उन हवाओं के झोंकों से क्या हो रहा है, सरसों की जो पककर खड़ी हो गई है, उस पे पीले फूल आ गए हैं, वो लहरा रहे हैं, वो वहां पर हिल रहे हैं। और इस तरह से एकांत स्थान पर प्रेम का प्रसार हो रहा है। पूरे एकांत स्थान पर क्या हो रहा है, प्रेम प्रतिभूत हो रहा है, उसका प्रसार वहां पर हो रहा है। दूर व्यापारी नगर से प्रेम की जो है प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी दूर से जो व्यापारी भी आए हैं और उन्हें इस तरह से लग रहा है कि इन खेतों में प्रेम भाव या प्रेम की भूमि अधिक हो गई, यानी दूर से व्यापारी आए हैं। जिस प्रकार फागुन यानी व्यापारिक नगर है, जिसमें जो है भूमि बिल्कुल कैसी हो गई है, व्यापारिक सी हो गई है और बिल्कुल उपजाऊ यानी और भी अधिक उपजाऊ हो गई। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियां, यानी और जो पृथ्वी के नीचे की तरफ, पैरों की तरफ मतलब नीचे की तरफ एक पोखर यानी एक तालाब है, उस तालाब में उस हवा के साथ जो क्या है, लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही है, ये भी लहरा, यानी जिस प्रकार जब वो पोखर भरा हुआ है तो उस पोखर में यानी उस तालाब में लहरें उठ रही हैं और उसका जो तला है उस पे भूरी भूरी घास उगी हुई है, और वो भूरी भूरी घास जो है वो भी उन हवा के साथ जो लहरें लहरा रही हैं, उन हवाओं के साथ वो भी जो घास है वो भी हिल रही है। अर्थात जो ग्रामीण परिवेश है उसके बारे में इसमें बताया। पूरा जो है हमारी कविता हम देखें कि जो हमारी चंद्रग्रहणा से लौटती बेर यानी उसके समय पर जो उन्होंने बताया है प्राकृतिक वर्णन, उसमें सरसों के बारे में जो हमारा जो ये भावार्थ है वो बताया कि सरसों है जो अपने खेतों में पककर अब बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, जवान युवती जो होती है, जो शादी ब्याह के लायक होती है, उसकी तरह पक चुकी है और उस पर पीले फूल खिल रहे हैं। मानो कि एक युवती जो है अपनी विवाह के लिए जो मंडप पे जाने से पहले तैयार होती है, उस तरह से बड़ी अति सुंदर जो है सरसों नजर आ रही हैं। उसके अलावा जब वहां पर फागुन का जो मौसम आ रहा है उसमें बिल्कुल आश्चर्यजनक ऐसी चीजें लग रही है और उस पे वो उसको लहरा रहे हैं। नीचे पानी यानी प्रकृति का जो ग्रामीण परिवेश है उसका इतना सुंदर चित्रण इसमें किया गया है कि सरसों जो है मामूली सी एक उगने वाली, मतलब एक कहें कि जो सरसों उग रही है नॉर्मल जो खेती होती है वो है, लेकिन उसी का जो कवि ने इतना सुंदर चित्रण किया है एक युवती के रूप में कि जिस प्रकार एक युवती शादी के मंडप में आने से पहले इतनी सुंदर लगती है, जो अलंकृत होती है, उसी तरह सरसों है उस पे आए पीले फूल और इनसे वो इतनी सुहावनी और सुंदर लग रही है जैसे उसका स्वयंवर हो रहा हो और बहुत सारे राजकुमार उसके स्वयंवर के लिए वहां पर आए हो और सरसों जो है विवाह के लिए मंडप पर जा रही है। भूमि उपजाऊ है, पैरों तले क्या है उनके लहरा रहे हैं, पोखर जो है तालाब की जो लहरें हैं वो छोटी छोटी लहरें वहां पर लहरा रही हैं और नीचे पर जो घास उगी है वो भी उसके साथ लहरा रही है। मानो कि जो पूरा ग्रामीण वेश है उसका परिवेश बड़ा ही सौंदर्यमय है जो हमारे हृदय को छू जाता है। तो इसमें जो पद में यही था। कल जो इसकी अगली कविता है उसके साथ मिलते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।